दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले वाले वीडियो में हमने निफ्टी के टेक्निकल्स के हिसाब से बात की है कि अभी के समय बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर मार्केट आ चुका है जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। साथ में कुछ बड़ी खबरें हैं निफ्टी के टेक्निकल से जिसको आप जरूर से चेक कर लीजिएगा। यूएस के मार्केट दोस्तों भी किसी में अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा मतलब इन द सेंस की प्लस में है, 430 पॉइंट्स ऊपर है, डाउ जोन्स 1% की तेजी, नेस्टेक 61 पॉइंट्स ऊपर है। और रीज़न इसके पीछे का यह है कि ईरान के साथ में भी यूएस की सीरियस टॉक चल रही है। लेकिन यूएस ने धमकी भी दी है, ट्रंप ने धमकी भी दी है, स्ट्राइक की, तो उसको लेकर मार्केट किस तरह से देखेगा चीज़ों को। इंडियन मार्केट बेसिकली क्योंकि उसी को ज़्यादा डैमेज होगा उसके ऊपर अपन यहाँ पे बातचीत करते हैं। बाकी पोवेल की जो कमेंट्री है वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है। वेट करने की बात की है कि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं उसमें किस तरह के डेटा पॉइंट्स निकलते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे रेट हाइक या स्टे के ऊपर बातचीत की जाएगी। तो बेसिकली न्यूज़ कुछ अच्छी नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आप ये सोचोगे कि यूएस के मार्केट अच्छा करे इट मीन्स इंडियन मार्केट भी अच्छा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। बाकी एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कल मार्केट बंद है, छुट्टी है महावीर जयंती की वजह से। तो यूएस के मार्केट कितने भी ऊपर चले जाए इंडियन मार्केट को उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बेसिकली जो कल का डेटा है, कल की न्यूज़ है, वही काम आएगी मार्केट की परसों की ओपनिंग के लिए। अब देखिए बड़ी खबर यह है कि एफआईएस ने आज 30 तारीख को 11,163 करोड़ की सेलिंग की है। अब सरकार कितना भी कुछ कर ले कि डॉलर की वैल्यू गिराए, रुपीस को स्ट्रॉन्ग करे, बट वो जो शॉर्ट टर्म की जो टैक्टिक्स होती है वो शॉर्ट टर्म में ही काम आती है, वो लॉन्गर टर्म में काम नहीं आएगी। तो सरकार ने अभी एक रूल लेके आए हैं कि बैंक्स एक लिमिट तक ही डॉलर के अंदर काम कर सकते हैं, पोजीशंस को बना सकते हैं। तो उस वजह से डॉलर स्टार्टिंग में गिरा था बट उसके बाद में वापस से रिकवर कर गया। एफआईएस ने 11,000 समथिंग कुछ करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन डीआईएस ने 14,000 करोड़ की बाइंग की है। बट डीआई की बाइंग का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एफआईएस की ही बाइंग का फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी एफआईएस सेलिंग मोड के अंदर है। ट्रंप की तरफ से दोस्तों वॉर अभी और एस्केलेट हो चुकी है और भी डर्टी लेवल पर वॉर अभी पहुंच चुकी है और इंडिया को उसका डेफिनेटली नुकसान आगे चल के होने वाला है। यूएस के मार्केट में अच्छी तेजी, बट इंडियन मार्केट की हालत खराब है। हो सकता है कि कल के बाद में परसों मार्केट ओपन हो तो मार्केट नीचे ही खुले, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑयल अभी 116 हिट कर चुका है। अगर मैं इंडियन ऑयल की बात करूं तो वो 160 हिट कर चुका है, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के जो ऑयल कुएं है, जो तेलों के कुएं है, उसको मैं उड़ा दूंगा, एक्सपोर्ट जो हब है उसको मैं बर्बाद कर दूंगा। अब ये इंडिया के लिए कैसे प्रॉब्लम है? ऑब्वियस है इंडिया के लिए प्रॉब्लम है ही, क्योंकि अब क्या होगा कि अगर ट्रंप, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप की जो प्रेफरेंस है वो है ईरान का तेल निकालना नहीं, ईरान का तेल लूटना। लूटना मेंशन नहीं कर रखा है, लेना है, लेकिन अल्टीमेटली उसको लूटना ही कहेंगे। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ट्रंप का फेवरेट जो थिंग है, जो मज़ेदार काम है, वो ईरान का तेल लेना है। और जो भी लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करो, वो बेवकूफ़ है। ठीक है, अल्टीमेटली ये बताने की कोशिश की है। इसके बाद में आगे चलते हैं और इसमें हम सिंपली नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे देखो, चलो मैं ऑयल के ऊपर आता हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, हमारे पास में डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहेगा, सिर्फ एक रशिया रहेगा और फिर यूएस रहेगा। अगर ईरान को भी यूएस कब्जे में ले लेता है और रशिया के ऊपर सैंक्शन लग जाएगी या फिर हम नहीं लेंगे रशियन ऑयल, तो वैसे अपने पास में एक ही चॉइस बचेगी जिसको ट्रंप मनमानी करके महंगे में बेचेगा। और ट्रंप कभी भी चीज़ों को पलट सकता है। सारी जो कमान है ना, सारा जो खेल है वो फिर यूएस के हाथ में आ जाएगा। इंडिया को लेकर ये बहुत 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 बुरी न्यूज़ है। अगर ट्रंप ऐसा करता है, ईरान के ऑयल के ऊपर कब्जा कर लेता है जैसे वेनेजुला में हुआ है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेट्स सी कि ये पॉसिबल है या फिर ईरान इसको रोकने की कोशिश करेगा, उसको आगे चल के देखते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी न्यूज़ हम देख लेते हैं। ईरान के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने कहा है कि ट्रंप की जो भी बातचीत है या जो भी प्रपोजल है वो मोस्टली अनरियलिस्टिक है, अनरीजनेबल है और बहुत ज़्यादा मनमानी वहाँ पे की गई है। साथ में ईरान ने बोला है कि हम डायरेक्ट टॉक नहीं कर रहे हैं, हम मैसेजेस के ऊपर बात कर रहे हैं, जो भी मीडिया मध्यस्थता कर रहे हैं उनके थ्रू ये बातचीत करिए। साथ में देखिए दोस्तों, आगे यह भी मेंशन कर रखा है कि बुशेयर करके कुछ जगह है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत हो गया हो, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट है जिसके ऊपर अटैक किया था इसराइल ने काफ़ी बार, यूएस ने काफ़ी बार, ये मेंशन कर रखा है कि यूएस और इसराइल के अटैक के बाद भी ये रनिंग में है, अभी भी न्यूक्लियर प्लांट जिंदा है, वहाँ पे कामकाज चल रहा है। बहुत बड़े अटैक हुए थे, स्टिल ये रनिंग में है।
साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप मेंशन होता हुआ देख सकते हैं कि ईरान का जो पार्लियामेंट है वो विड्रॉ कर सकता है न्यूक्लियर ट्रीटी, जिसके अंदर ये लिखा जा चुका है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो इस ट्रीटी को वापस ले लेगा तो ईरान ऑफिशियली अब कर सकता है जो वो चाहे। सो ये कुछ न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ नहीं है, जस्ट हम ये देख रहे हैं। और ट्रंप अगर ऑयल के ऊपर यहाँ पे हड़प लेता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप ने एक समय तो कहा है कि एक डील के आसपास है क्योंकि मैंने धमकी दी, अच्छी खासी ट्रूप्स लगा दिए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इफ़ हॉर्मुज अभी के अभी बिजनेस के लिए ओपन नहीं होता है, तो हम लवली स्टे करेंगे वहाँ पे ईरान के अंदर रुकेंगे, यानी उनके ट्रूप्स ईरान के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रुकेगी, ये मेंशन कर रखा है। देखो ग्राउंड लेवल की लड़ाई है ना, बहुत लंबे समय तक चलती है। मिसाइल्स के अटैक इतने लंबे समय तक नहीं चलते हैं क्योंकि प्रेशर पड़ता है इंटरनेशनली कि आपकी मिसाइल अगर इंफ्रा को ख़राब करती है, उनको डैमेज करती है, मासूम लोगों की भी जान जाती है उसके अंदर, तो डेफिनेटली प्रेशर आता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं होता है। मोस्टली जो ऑपरेशंस होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं स्पेसिफिक अटैक के लिए, टारगेट के लिए, और वो लंबे समय तक चलता है। और रशिया यूक्रेन के अंदर भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, अभी तक वॉर ख़त्म हुई नहीं है उनकी। सो ये चीज़ आप इसमें भी देख सकते हैं ईरान के अंदर। अब देखो यहाँ पे कहा है कि हम घुसकर आपके जितने भी इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स हैं उसको खराब कर देंगे, तबाह कर देंगे, ऑयल के कुओं को तबाह कर देंगे, साथ में जो खर्ग आइलैंड है इसको भी हम हड़प लेंगे। तो ये ट्रंप की बात है, ट्रंप की एक्चुअली धमकी है, और ट्रूप्स भी वहाँ पे ऑलमोस्ट जा चुके हैं। सो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है, इस वजह से इंडियन मार्केट ने आज इस तरह के रिएक्शंस दिए हैं। अब देखो इसकी वजह से ऑयल है ना वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये 1 महीने का ऑयल का डेटा है और इसके अंदर आपने देखा कि स्टार्ट हुआ था जब 80 के आसपास था, उसके बाद में 119 का पीक लग गया। फिर आईईए ने अनाउंस किया था लार्जेस्ट एवर रिलीज ऑफ ऑयल स्टॉक, ये ऑयल रिलीज हुआ था, ये मैं आपको एसपीआर की डिटेल दे चुका था। उसके बाद में गिरा, वापस से बढ़ा, उसके बाद में ट्रंप ने एक्सटेंड की डेडलाइन, ऑयल गिरा, लेकिन अब वापस से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम है, ऑयल अगर जितना चलेगा उतना ही इंडियन मार्केट को डैमेज होगा। बाकी देखिए दोस्तों, स्टॉक्स पे है तो अब मार्केट ऐसा हो चुका है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि निफ्टी एक लेवल पे आ जाता है, अगर वहाँ से नीचे जाता है तो बाइंग डेफिनेटली शुरू हो जाएगी। और वैसे वैसे स्टॉक्स में होगी जो जितना पिटेगे, लेकिन कंपनी अच्छी होगी। मान लो एक स्टॉक या एक सेक्टर गिर गया उस दिन मैक्सिमम, तो उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर बाय करेगा जब लाल माहौल होगा। अब वो चीज़ शुरू होने वाली है, निफ्टी एक इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास आने वाली है। अगर वो टूटता है तो बहुत अच्छी वैल्यूएशंस मिलेगी। सो जैसे कि आज एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, बैंक्स की पिटाई हुई बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बैंक्स ही पिटे, और उसके पीछे का रीज़न आपको पता है, ये टेम्पररी रीज़न है। अच्छे बैंक्स हैं, आगे चल के इंडिया के अंदर डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। सो इस HDFC बैंक को देखिए 3% की गिरावट है, 15 का पी है। अब देखो ये जो वैल्यूएशन है ना, ये इतनी ज़्यादा नीचे आ चुकी है कि जब से डेटा है, मतलब 16-20 साल का डेटा है, उसमें लोएस्ट है और EPS हाईएस्ट है। सो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बड़ी वैल्यू पाएंगे ये। और पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखें ना तो वो 1% के नेगेटिव है, यानी पिछले 5 साल में रिटर्न्स बने ही नहीं। सो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खत्म हो जाता है और वहीं पे जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो बाइंग करते हैं और उस समय वैल्यू बाइंग की जाती है क्योंकि ये वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखो क्या खेल चल रहा है। जेफरीज के क्रिस वुड ने रिमूव कर दिया ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो से, ठीक है। लेकिन जेफरी बोलता है कि 64% स्टॉक ऊपर जाएगा क्योंकि वैल्यूएशन 16 ईयर के लो पे है। जेफरीज एक तरह से खाली कर रहा है और बोल रहा है कि आप खरीदो, 64% ऊपर जाएगा। तो जेफरीज के और भी क्लाइंट्स हो गए जो पोर्टफोलियो में बेचने वाले हो गए HDFC बैंक, लेकिन यहाँ पे 64% ऊपर जाने की बातचीत की है। तो इसका मतलब बैंक और गिर सकता है, हम ये मान सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये पूरा खेल है ना FIs के हाथ में है। HDFC बैंक की प्रमोटर तो जीरो है, लेकिन FIs आधी कंपनी को ओन करती है और ये कंटिन्यूसली बेच रही है। और 47% स्टेक, अगर 10% स्टेक इन्होंने लुढ़का दिया ना तो बहुत गंदी पिटाई होगी HDFC बैंक की। तो ये थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे है। और DIs कंटिन्यूसली बाय कर रही है, DIs का सपोर्ट है, बट सपोर्ट कैसा है आप देख सकते हैं। FIs जो बेचती है तो DIs की बाइंग काम आती नहीं है। सो ये पॉइंट है। अब देखिए फाइनली HDFC बैंक का जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न था, ये जो सपोर्ट हमने देखा था ये बेसिस बना के, वो आज यहाँ पे टूट चुका है। अब क्या काम है, ये स्ट्रेट लाइन सपोर्ट, जैसे कि हम इसको बेस मान के एक सपोर्ट की लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पे हम इसको बेस मान सकते हैं। सो पहला सपोर्ट है 7% नीचे, दूसरा सपोर्ट है 13% नीचे, ऑलरेडी मोर देन 20% नीचे आ चुका है। तो बायोडिप के इन्वेस्टर्स इनके ऊपर ही ध्यान देंगे, इन लेवल्स के ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये जो बैंक है ना ये वैल्यू बैंक बन चुका है क्योंकि स्लो चलेगा, लेकिन स्लो कंपनी क्या होती है, डिफेंसिव भी होती है। तो उन कंपनीज को अगर नीचे खरीद लिया जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा होता है।
और वो स्लो कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे देती है अगर उनको नीचे लिया जाए, क्योंकि रिकवरी आपको मिलती है उसके अंदर, फिर ऑल टाइम हाई भी आपको मिलता है। सो ये वैल्यू बाइंग के हिसाब से देखा जा सकता है। सेकंड, अगर मैं अग्रेसिवली देखूँ या ग्रोथ के हिसाब से देखूँ तो वो आईसीआईसी बैंक है। 2% की ग्राउट इसमें देखी, 16 की वैल्यूएशन है, बट अर्निंग्स अच्छी है इसकी, इस वजह से 5 साल में 1% के नेगेटिव रिटर्न्स नहीं है इसके, 103% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं इस ग्राउट को इंक्लूड करने के बाद भी। इसमें अगर मैं वैल्यूएशन दिखाऊं तो लोएस्ट पे नहीं है, ऊपर संभली हुई है क्योंकि नंबर्स इसके अच्छे आते हैं, ग्रोथ इसमें अच्छी आती है। मार्केट कैप कम है। एचडीएफसी बैंक में एचडीबी नहीं है, एचडीएफसी लिमिटेड भी है जो कि हाउसिंग लोन कंपनी है, बट वो काफ़ी स्लो रहती है तो उस वजह से उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। अब देखो यहाँ पे भी एफ है, बैंक्स में प्रोमोटर है नहीं, इसमें कोटक बैंक में डेफिनेटली है बट यहाँ पे नहीं है। सो 46, 45, 43 एफ बेच रही है और ये 43, 45, 46 ये अपना स्टेक इंक्रीज करी है, तो आपको 43 यहाँ मिलेगा और एफ का 43 यहाँ पे है, और 46% पहले था और डी अभी 46% पे आ चुकी है। तो जितना एफ बेच रही है उतना डी बाय करिए। सो अगर आपको ग्रोथ के हिसाब से चाहिए तो फिर ये बैंक अच्छा है। 19% टूट चुका है, अब इसमें ये जो मेजर सपोर्ट है ये टूटेगा तो फिर उसके बाद में इन्वेस्टर क्या करेंगे, नेक्स्ट 5-7% की गिरावट पे बाय एंड डिप करेंगे, फिर 5-7% गिरता है फिर खरीदेंगे। तो ऐसे करके इन बैंक्स को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, बैंक्स, कंज्यूमर और आईटी, इन वजह से इंडिया ग्रो करता है। यूएस के अंदर बैंक्स अच्छा नहीं करते हैं, कंज्यूमर अच्छा नहीं करते हैं, आईटी भी अच्छा नहीं करता। यूएस के अंदर जो टेक है ना, जो प्योर टेक है, उसके दम पे यूएस है और इंडिया इनके दम पे है। सो डेफिनेटली ये जो कंपनीज हैं, अगर ये नहीं चली तो इंडिया ग्रो करेगा ही नहीं, और अगर आपको लगता है कि इंडिया आगे ग्रो करेगा, जो कि डेफिनेटली है, तो इन कंपनीज को चलना पड़ेगा। सो अब देखा जा सकता है, बाकी देखते हैं स्टॉक्स, निफ्टी अगर उस लेवल पे नीचे आता है उसके बाद में स्टॉक्स, बाकी उस समय आई थिंक नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा अपने को डेटा मिलेगा एक्स्ट्रा कन्विक्शन के लिए। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।